हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू द लीडर सीरीज ऑफ जी स्टार एजुकेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड एपोमिक्सिस एंड पोलीअमराइनी। ये हमारा टॉपिक इस चैप्टर में बाकी था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड की। सीड कैसे डेवलप हुआ। हमें पता है जो हमारे ओवरी पार्ट था, ओवरी पार्ट के अंदर जो ओव्यूल था, अरे क्या हुआ, हाँ, ओवरी पार्ट में जो ओव्यूल था वो डेवलप होता है सीड में। एक ओव्यूल भी हो सकता है और बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। अगर एक ओव्यूल है तो क्या रहेगा, सिंगल सीड, और बहुत सारे हैं तो हमारे पास मल्टी सीड्स। ठीक है बेटा, तो लिख लीजिए ओव्यूल developed into the seeds। जो ओव्यूल है वो सीड में ही डेवलप होते हैं। और हमारा जो सिंगल ओव्यूल है, सिंगल सीड का एग्जाम्पल जो याद रखना है आपको वो इजी है। सिंगल सीड में जैसे कि हमारा मैंगो। लेकिन मल्टी सीडेड, मल्टी ओव्यूलेटेड जो ओव्यूल्स वाली जो है ओवरी जो है वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से याद रखने हैं। मल्टी सीडेड बेटा ऑर्चिड्स, ऑर्चिड्स एक एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्चिड्स के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। और आप कौन कौन से खाते हैं, पपाया हो गया है, पपाया देखते हैं, वाटरमेलन देखते हैं। ये सभी जो हैं ये सभी क्या होते हैं, मल्टी सीडेड यानी कि मल्टी ओव्यूलेटेड प्लांट्स हैं। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई है। अब ये ओव्यूल बनता कैसे है, ये डेवलप कैसा होता है, या इसके पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स जो है ओव्यूल के वो सीड के कौन कौन से पार्ट बनाते हैं। चलिए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड की। एनसीईआरटी का डायग्राम है आपके, ये 11th क्लास में दिया गया है। ठीक है, डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड, इनके अंदर के पार्ट्स कौन कौन से हैं और वो किस किस पार्ट से बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड में आप जो पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं कौन कौन से पार्ट। अगर मैं उसके बाहर से स्टार्ट करूं, सीड के बाहर से स्टार्ट करूं तो क्या होता है, सीड कोट। ठीक है, फिर है हमारा सीड पोर। सीड पोर, अब बाहर से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या एक बाहर और क्या दिखाई देती है, एक स्टोक दिखाई देती है। बेटा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा 12th का नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन इसके अंदर 11th का भी है। तो ध्यान रखना है कि 11th को भूलना नहीं है, वो भी वहां पर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, स्टोक, स्टोक के बाद अगर मैं बात करूं तो उसमें और क्या होता है, एम्ब्रायो, और फिर है हमारा एंडोस्पर्म। ये कुछ पार्ट्स जो हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, अगर अब मैं बात करता हूं सबसे पहले सीड कोट की। सीड कोट, सीड कोट बाहर की जो कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, आपने एम्ब्रायो सेक की स्ट्रक्चर के अंदर, सॉरी ओव्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर क्या पढ़ा था, इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स प्रोटेक्टिव कवरिंग, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग ही सीड कोट बनाती है। सीड कोट formed by the इंटीग्यूमेंट्स। ये याद रखना है, जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर इंटीग्यूमेंट्स थी वही जो है सीड कोट बनाती है। मेनली 2 लेयर्स में होता है, तो यहां पर भी इसकी 2 लेयर्स होती हैं। 2 लेयर्स, अगर किसी ओव्यूल के अंदर एक ही लेयर थी तो एक ही रहेगी, 2 थी तो 2 इंटीग्यूमेंट्स 2 लेयर बनाएंगी। 2 लेयर कौन कौन सी हैं, नाम याद रखना है। सबसे पहली है टेस्टा और दूसरी है टेगमेंट। बेटा किसी में एक ही होती है, किसी में 2 होती है। ठीक है, 11th क्लास में दे रखा है। टेस्टा जो है वो आउटर इंटीग्यूमेंट से बनती है,
formed by outer integuments. ठीक है, और टेगमेंट जो है वो इनर इंटीग्यूमेंट से बनती है। किससे बनती है? इनर इंटीग्यूमेंट लेयर जो होती है उससे टेगमेंट फॉर्म होती है। ठीक है, आउटर जो है थिक, हार्ड और लेदरी होती है। टेस्टा जो है हमारी वो कैसी होती है? थिक होती है, हार्ड होती है और लेदरी होती है। थिक, हार्ड एंड लेदरी। जबकि ये हमारी कैसी होती है? थिन, बहुत पतली। थिन, बहुत पतली और पेपरी, पेपर लाइक, जैसे पेपर की होती है, एंड पेपरी। यह बात हो गई है हमारी। ये याद रखना है, 11th में दिया गया है, एनसीईआरटी में कहीं बाहर से नहीं है, क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है, बच्चे को याद नहीं रहता, अभी बता रहा हूं। टेगमेंट जो है वो इनर इंटीग्यूमेंट से बनता है। ठीक है, उसके बाद सीड पोर। सीड पोर की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा ओव्यूल की स्ट्रक्चर में एक छोटा सा, इंटीग्यूमेंट्स के बीच में एक छोटा सा पोर होता था जिसे हम माइक्रोपाइल बोलते थे। ठीक है, तो सीड पोर भी जो है वो वही पोर है जो डेवलप हो गया है सीड पोर में, वो माइक्रोपाइल से डेवलप हुआ है। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द माइक्रोपाइल। ठीक है, ये दिखा रखा है, देखिए माइक्रोपाइल। ठीक है, सीड के अंदर आपके एनसीईआरटी में ही है। ठीक है, यही सीड पोर बनाता है। और ये सीड पोर हेल्प किस चीज में करता है? हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड मिनरल्स। ऑक्सीजन, वाटर और मिनरल्स को सीड के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। जब सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है तो जो ऑक्सीजन है, वाटर है या मिनरल्स है, जब हम जमीन में बोते हैं सीड में को, तो वो सारे मिनरल्स, ऑक्सीजन, वाटर कहां से जाते हैं? इसी पोर में से, इसी छेद में से अंदर जाते हैं। तभी जाकर के सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है और एक नया प्लांट बनता है। ठीक है बेटा, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब स्टोक। स्टोक आपने देखा होगा बहुत बार, जो सीड है वो फ्रूट से अटैच होता है एक छोटी सी डंडी से। वो छोटी सी डंडी और कुछ नहीं है, फ्यूनिकल है। ठीक है, फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल के ऊपर हीलियम के स्केयर्स होते हैं। हीलियम वो पॉइंट होता है जहां से वो अटैच होता है। हीलियम स्केयर्स प्रेजेंट ऑन दिस सीड्स। ठीक है, दिखाया भी गया है आपके एनसीईआरटी के अंदर। समझ में आ गई है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। अब बात कर रहा हूं मैं एम्ब्रायो एंड एंडोस्पर्म की। ठीक है, एम्ब्रायो एंड एंडोस्पर्म। एम्ब्रायो के बेसिस पर सीड दो टाइप के हो सकते हैं, हमने किए हैं। मोनोकोट एंड डाइकोट। बाकी तो इनके अंदर, एम्ब्रायो के अंदर कोटिलिडन्स का ही फर्क है। बाकी तो मेनली सारी चीजें सेम थी, स्ट्रक्चर में हमने की थी, कुछ चीजें एक्स्ट्रा थी। मोनोकोट में कोलियोराइजा था, कोलियोपेटाइल था, लेकिन बाकी बेसिक चीजें सेम थी। सिर्फ और सिर्फ मेन जो अंतर था वो कोटिलिडन्स का था। तो एम्ब्रायो की स्ट्रक्चर के हम कर चुके हैं, वहां पर हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, एम्ब्रायो के बेसिस पर सीड दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो मोनोकोट हो सकता है और एक डाइकोट। डाइकोट में 2 कोटिलिडन्स होते हैं, मोनोकोट में 1। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म
हमें पता है न्यूट्रिशन वाला मटेरियल है, न्यूट्रिशन वाला मटेरियल है जो डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, सीड दो टाइप के हो सकते हैं। कुछ सीड्स में क्या होता है बेटा, डेवलप एम्ब्रायो जो डेवलप हो रहा है वो सारा का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं करता है, और कुछ में सारा का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है। उस बेसिस पर हम सीड्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं, टू टाइप्स ऑफ सीड। फर्स्ट है हमारा एल्ब्यूमिनस सीड्स, और दूसरा है हमारा नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। इसको हम एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, और एल्ब्यूमिनस को दूसरा नाम अगर हम देना चाहें एंडोस्पर्मिक, यानी कि इसके अंदर सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्मिक सीड या हमारा क्या बोल सकते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस के अंदर एंडोस्पर्म ऐसा जिसके अंदर एम्ब्रायो ने सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं किया है, यानी कि एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। और भाई बहुत इजी एग्जाम्पल हैं जो याद रखने हैं, जो मैंने बताया आपको, कोकोनट पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं या नारियल की गिरी खाते हैं, तो उसके अंदर एंडोस्पर्म ही तो खाते हैं, वो चाहे सेलुलर हो चाहे न्यूक्लियर हो। पानी जो है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जो कर्नल था, व्हाइट गिरी थी या मलाई जो हम बोलते हैं वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है, तो वही तो बच जाता है। तो कोकोनट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में इसका क्या क्या दिया गया है याद रखना है। इसके एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। वीट, मेज, मक्के की गिरी जो आप खाते हैं वो भी, बार्ली, ठीक है, और कैस्टर, ये कुछ एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को छोड़ ही नहीं सकते। ये सारे के सारे एल्ब्यूमिनस हैं। इनके अंदर क्या बचा हुआ होता है, एंडोस्पर्म बचा हुआ होता है, जो कि ह्यूमन कंज्यूम कर लेगा या कोई भी एनिमल कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस जो सीड है, एंडोस्पर्म इज absent और कंज्यूम्ड, वो कंज्यूम हो चुका है या उसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो आपको कौन कौन से दिए गए हैं, ग्राउंड नट, पी, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल जो है वो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ग्राउंडनट, पी, और एक और दिया गया है बीन। क्या दिया गया है, बीन। ये तीन ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर हमारा क्या नहीं होता, एंडोस्पर्म नहीं होता। अब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं बेटा, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारा एंडोस्पर्म के साथ साथ या पेरिस्पर्म न्यूक्लियस सेल्स भी बची रहती हैं। ठीक है, ऐसे सीड्स को हम पेरिस्पर्म सीड्स बोलते हैं। याद रखिएगा, कहां लिखे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर लिख लेते हैं। The seed in which nucellus cells are present, ठीक है, the seed
इन विच न्यू सेलस की जो सेल्स थी एम्ब्रायो सैक के साइड में वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, दो एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके, एक तो ब्लैक पेपर, काली मिर्च, पेपर एंड बीट। ये दो एग्जाम्पल जो हैं ये याद होने चाहिए बेटा। पेरिस्पर्म, इनके अंदर न्यूसेलस सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट, एक पॉइंट और है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। मैच्योर सीड के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, मैच्योर सीड हैव ओनली 10 to 15% of moisture of dry weight जो मैच्योर हो जाता है सीड, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है 10 से 15% ही मॉइस्चर होता है ड्राई वेट का, इससे ज्यादा नहीं होता। सॉरी, ड्राई वेट नहीं बोल सकते हम, इसको मास बोल सकते हैं, मास। ड्राई वेट में तो बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता, मॉइस्चर ऑफ 10% ऑफ मॉइस्चर ऑफ मास, मास बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। जिसका जितना टोटल वेट है उससे 10 से 15% ही मॉइस्चर होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। और एक बात है, स्पर्मोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ स्पर्मोलॉजी, स्टडी ऑफ सीड को हम, स्टडी ऑफ सीड्स को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मोलॉजी बोलते हैं। ये चीज आपको याद हो जाएगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर अब मैं बात करता हूं सीड डोरमेंसी की, किसकी बात करते हैं? सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या होती है? ऐसी स्टेट जब तक कि सीड जर्मिनेट नहीं करता, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी, ठीक है। सीड जो है वो उस टाइम पर उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाता है। वो अपने कोटिलिडन्स के अंदर से या एंडोस्पर्म के अंदर से जो न्यूट्रिशन है वो बहुत धीरे धीरे क्या करता है? गेन करता है। तो सीड डोरमेंसी की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है? द स्टेट state of seed in which seed is unable to germinate, unable to germinate even if the ideal condition are present, ideal conditions are present। अगर आइडियल कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तब तो सीड जर्मिनेट करता ही नहीं है। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है बेटा? आइडियल कंडीशन भी मिल गई है, लेकिन उनके अंदर जेनेटिक मैकेनिज्म या उनके अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसकी वजह से वो जर्मिनेट नहीं करते जब तक कि उसकी जेनेटिक कंडीशंस या बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं वो सुधर ना जाए, तब तक कि सीड जर्मिनेट नहीं करता। तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? सीड डोरमेंसी। सीड जो है डोमिनेंट स्टेज पर पड़ा हुआ है, वो जर्मिनेट नहीं करेगा। द मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग दिस स्टेट इज वेरी स्लो। जो मेटाबॉलिज्म है इस स्टेज पर वो बिल्कुल ही बिल्कुल क्या होता है? स्लो होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपको याद रखना है, रीजन क्या क्या हो सकते हैं?
सीड डोरमेंसी के रीजन, एक तो सीड कोट जो है वो क्या होता है, थिक होता है। सीड कोट जो है वो क्या होता है, थिक होता है, ठीक है, इम्परमेबल होता है, ठीक है। सीड कोट इज इम्परमेबल पर ठीक है। दूसरा अनडेवलप्ड एम्ब्रायो, एम्ब्रायो अभी तक पूरी तरह से डेवलप ना हुआ हो तब भी सीड क्या है, जर्मिनेट नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं ना। और कुछ है केमिकल्स, जैसे कि हमें जो याद रखना है बेटा, ये लिंक कर रहा है प्लांट ग्रोथ हार्मोन से भी। तो कौन सा हार्मोन्स है, एब्सिसिक एसिड जो है वो जो है सीड डोरमेंसी को क्या करता है, प्रमोट करता है, सीड को जर्मिनेट नहीं होने देता, एब्सिसिक एसिड। ये याद रखना है, ये हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन वाले चैप्टर में हमने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो लिंक करके चलोगे तो याद भी रहेंगे। और बहुत सारे हैं, फिनोलिक एसिड है, पैरा एब्सोर्सिक एसिड है, जो हमें याद नहीं करने, हमें जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है वो याद रखना, ठीक है। रीजन हो गए हैं, ठीक है। मेथड टू ब्रेक्स, मेथड्स टू ब्रेक सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए सबसे पहला मेथड जो हमें याद रखना है, टर्म्स स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन क्या है, जो सीड कोट है उसको परमेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, सीड के अंदर माइन्यूट पोर कर दिए जाते हैं और एक्स्ट्रा सीड पोर से एक्स्ट्रा पोर, ठीक है, जिससे कि जो कोट है वो परमेबल हो जाए, ठीक है। टू मेक सीड कोट परमेबल, सीड कोट परमेबल, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, कुछ नीडल्स के द्वारा, कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, नीडल्स के द्वारा करते हैं, या सीड्स को थोड़ा सा हार्ड सरफेस पर रगड़ दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, सीड कोट थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाए या पतला हो जाए, जिससे वो परमेबल हो जाए, ठीक है। और दूसरा मेथड है स्ट्रैटिफिकेशन। दूसरा मेथड क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एक दो बार पूछा जा सकता है, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या है, सीड्स को अलग अलग कंडीशंस में रखा जाता है, लो टेम्परेचर पर, ठीक है, और लो मॉइस्चर पर, जिससे कि उसके अंदर की जो डेवलपमेंट है वो जल्दी हो सके और वो दोबारा से डेवलप कर सके। इसके अलावा हाई टेम्परेचर, फिर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, इससे क्या है, सीड्स के अंदर जो स्टेज है वो डोरमेंसी स्टेज ब्रेक की जा सकती है। आपके इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं है, इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। टर्म्स याद रख लेना, टर्म्स जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गई है। केमिकल्स हैं, केमिकल्स में आपको याद रखना है कौन कौन से केमिकल्स जो इंपॉर्टेंट है आपको। हाँ जी बेटा, कौन कौन से टेम्परेचर इसके अंदर लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहें तो। लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर in the presence of oxygen and water for some time, इससे क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन से जो ये अनडेवलप्ड एम्ब्रायो है वो डेवलप हो जाता है। और केमिकल्स की अगर मैं बात करूं, केमिकल्स जो आपको याद रखने हैं, हाँ भाई, हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन्स, जिबरलिक एसिड एंड ऑक्सीन्स जो है वो डोरमेंसी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, ये याद रखना होगा। ऑक्सीन्स एंड जिबरलिक एसिड्स, जीए जिन्हें को हम बोलते हैं,
ठीक है, ये जो है डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं सीड वायबिलिटी। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, सीड वायबिलिटी क्या होता है बेटा? सीड वायबिलिटी भाई बताइए, सोचिए। एबिलिटी टू रिटेन दी पावर ऑफ जर्मिनेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, सीड्स के अंदर जो एबिलिटी होती है टू जर्मिनेट, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ सीड टू रिटेन दी germination over a period of time। ठीक है, उसे हम सीड वायबिलिटी बोलते हैं। कुछ सीड्स बेटा फ्यू मंथ्स के लिए होते हैं, कुछ वीक्स के लिए होते हैं, कुछ 100 ईयर्स के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ जो है 1000 ईयर वाले भी हमें मिले हैं। मतलब क्या है, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो अगर हमने कुछ वीक्स के बाद अगर जमीन में नहीं बोए हैं तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो 2-3 महीनों के लिए अवेलेबल होते हैं, अगर 2-3 महीनों में आपने उसको जमीन में बो दिया तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे। कुछ ईयर्स के लिए होते हैं, जैसे कि हमारे जो सीरियल प्लांट्स हैं, सीरियल वाले हैं, गेहूं, चावल, जैसे इस तरह के मेज, ये जो सीड्स है वो कुछ सालों के लिए जर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सीड्स भी हैं जो 100 ईयर्स के बाद, बैम्बो है या हमारे फिग प्लांट्स हैं, ठीक है, लेकिन हमें ऐसे सीड्स भी मिले हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर के लिए भी वायबल मिले हैं। ठीक है, तो 2 सीड्स के नाम आपको याद रखने हैं। एक जो है वो 2000 साल 2000 ईयर्स के लिए वायबल था। ठीक है, उसका जो सीड्स का नाम है वो है फिनोनिक्स डेक्टिलिफेरा। क्या नाम है? इस प्लांट डेट पाम का ही एक वो है, इसके जो सीड्स हैं वो हमें 2000 साल पहले के सीड्स मिले और जब उनको जर्मिनेट किया गया तो वो इजीली जर्मिनेट हो गए हैं। ठीक है, एक बार इसके स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। ठीक है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं स्पेलिंग इसकी फिर से। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ऐसे सीड्स भी मिले हैं जिनकी वायबिलिटी जो है 10,000 ईयर्स पुरानी है। ठीक है, सबसे पुराने ल्यूपिनस आर्किटेक्स। ठीक है, ये सीड्स जो हैं, ल्यूपाइन के जो सीड्स हैं वो 10,000 साल पुराने सीड्स भी जो है जर्मिनेट किए हैं। ये दोनों के दोनों ये कहाँ मिले थे? आर्कटिक उसमें मिले थे। ठीक है, ये इसीलिए वहां से इसको नाम दे दिया गया है। ठीक है, डेड सी के आसपास जो वहां पर उसकी जो सभ्यता थी वहां से इसको क्या किया गया था, एस्ट्रोलॉजर्स ने जो है एक्सट्रैक्ट किए थे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा सीड वायबिलिटी के बारे में हो गया है। चले नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, फ्रूट कहां से डेवलप होते हैं भाई? ओवरी से। ओवरी डेवलप इनटू दी
fruit. Ovary develops into the fruit. प्लांट का जो ओवरी पार्ट है वो ही फ्रूट में डेवलप होता है, और द वॉल ऑफ ओवरी, दैट इज प्लेसेंटा, जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा डेवलप्स इनटू द फ्रूट वॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं बेटा, ये याद रख लेना। प्लेसेंटा ही जो है वो पेरिकार्प में बदलती है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। पेरिकार्प के 3 बेस टाइप हैं, 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। उसी बेसिस पर फ्रूट्स को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ पेरिकार्प, 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट। आपके 12th में इसका थोड़ा सा ही जिक्र किया गया है, लेकिन 11th में जो है वो डिटेल में दिया गया है। 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट, फर्स्ट है फ्लैशी फ्रूट, और सेकंड जो है वो है ड्राई फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट्स को क्या कहा गया है, पेरिकार्प, ऐसा फ्रूट जिसके अंदर पेरिकार्प कैन बी differentiated into 3 layers। ऐसे फ्रूट जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पेरिकार्प को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 लेयर कौन कौन सी होती है, याद रखना है, 3 लेयर्स। सबसे बाहर वाली लेयर एपिकार्प, दूसरी लेयर मीजोकार्प, एंड तीसरी लेयर एंडोकार्प, ठीक है। ऐसी लेयर जिसके अंदर हम पेरिकार्प को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लैशी फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल जो है इसके वो आपको याद रखने हैं, गुआवा, मैंगो, कोकोनट, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। ड्राई फ्रूट कौन से होते हैं बेटा, ऐसे फ्रूट जिसके अंदर आप पेरिकार्प को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते अलग अलग लेयर में। पेरिकार्प कैन नॉट बी differentiated और थिन, जिनके अंदर पेरिकार्प जो है बहुत थिन होती है, और जिनको हम क्या नहीं कर सकते, थिन होती है, और जिनको हम पेरिकार्प को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते अलग अलग पार्ट्स में। एग्जाम्पल, ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड, ये 2 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ग्राउंडनट और मस्टर्ड जो है वो ड्राई फ्रूट में आते हैं, वो नहीं है कि जो काजू बादाम वगैरह आप आमतौर पर याद रखते हैं वो ड्राई फ्रूट में नहीं है, ठीक है। ये दूसरे ड्राई फ्रूट है, फ्लैशी एंड ड्राई फ्रूट, ठीक है। सेकेंड जो डिफरेंशिएशन दिया गया है सीड्स का, वो दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग भी जो फ्रूट्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं। ये याद रखना, ये किसके बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट, ठीक है। एक होता है ट्रू फ्रूट और एक होता है फॉल्स फ्रूट। कौन से होते हैं, ट्रू फ्रूट को हम
यू फ्रूट्स, यू कार्प भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू कार्प। और दूसरे होते हैं हमारे फॉल्स फ्रूट, जिनको हम सूडोकार्प भी बोलते हैं। तो ये वर्ड आ गए तो कंफ्यूज नहीं होना है, यूकार्प एंड सूडोकार्प। ट्रू फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स जो कि किससे बने हुए होते हैं? जो कि किससे बने हुए होते हैं? केवल और केवल ओवरी पार्ट से। ठीक है, फ्रूट्स फॉर्म्ड by only the ovary part, by the only the ovary part, जो केवल और केवल ओवरी से बने हुए हो। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा मैंगो है। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है फॉल्स फ्रूट के बारे में, ऐसा फ्रूट जो ओवरी के साथ साथ कुछ अदर फ्लोरल पार्ट से बना हो, फ्लावर के अदर पार्ट से, जैसे कि थैलेमस से। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। फॉल्स फ्रूट किसे बोला जाता है? फ्रूट्स formed by ovary as well as other floral part। कोई भी हो सकता है, फ्लावर का कोई भी पार्ट हो सकता है। एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं, 4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एक तो एप्पल, सबसे पहला सेब जो आप खाते हैं। ठीक है, दूसरा स्ट्रॉबेरी, और तीसरा जो है कैश्यू, काजू, और फोर्थ जो आपको याद रखना है फिग। ठीक है, एप्पल के अंदर जो भाग आप खाते हैं एक्चुअली में वो थैलेमस पार्ट है। याद रखेंगे, मैं यहां पर स्टार मार्क कर रहा हूं। एप्पल एंड फिग, एडिबल पार्ट आर थैलेमस, और जिसको कि रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एक और चीज आपको मैं बता देता हूं, आपने कभी ध्यान दिया हो एनसीईआरटी के अंदर आपको जो स्ट्रॉबेरी का डायग्राम दिखाया गया है उसमें एकेने दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? एकेने। ठीक है, एकेने, उसके बारे में और आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एकेने के बारे में क्वेश्चन बन सकता है बेटा। कहां दिखाया गया है? स्ट्रॉबेरी के अंदर। एकेने है क्या चीज? एक्चुअली में फ्रूट्स की डिवीजन्स जो है वो बहुत ज्यादा डिवीजन्स हैं। सिंपल फ्रूट, एग्रीगेटेड फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट्स। ठीक है, ये सारी हैं, लेकिन हमने इतनी डिटेल्स में नहीं जाना है। ठीक है, 11th में थोड़ा सा हम इसको पढ़ते भी हैं, ड्रूपे वगैरह के बारे में, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जो हमें दी गई है वही करेंगे। एकेने क्या होता है? ऐसा फ्रूट जो कि किससे बना हुआ हो? सिंपल ओवरी, सिंपल फ्रूट है। और सिंपल ड्राई फ्रूट में आता है। किस में आता है? सिंपल ड्राई फ्रूट में। और सिंगल ओवरी से बना हुआ हो। सिंपल फ्रूट में कहलाता है, सिंपल फ्रूट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ओके, अरे सिंपल फ्रूट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये एग्रीगेशन नहीं है। साथ ही साथ सिंगल ओवरी, मोनोकार्पलरी, सिंगल ओवरी या मोनोकार्पलरी, और साथ ही साथ इंडाइसेंस। इसका क्या मतलब है बेटा कि जब फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो वो ब्रस्ट आउट नहीं होता और सीड्स को फेंकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जो डाइसेंस शो करते हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो
क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, ब्रस्ट आउट हो जाते हैं, और ताकि उनके अंदर जो सीड बने हुए हैं वो फैल जाए और अपने आप को क्या कर सके, जर्मिनेट कर सके। ये भी सीड के अंदर का एक मैकेनिज्म होता है, लेकिन अकेले के अंदर नहीं है। आपको ध्यान रखना है ये कहां पर दिया गया है, जो स्ट्रॉबेरी वाला डायग्राम दिखाया गया है एनसीईआरटी में, वहां पर दिखाया गया है। तो आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज है। ठीक है, समझ में आ गई है। एक आपको दिया गया है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या दिया गया है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। The fruits which are developed from without fertilization, जो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। द फ्रूट formed without fertilization। ठीक है, जो फ्रूट, ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बने, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बिना हो, और ये कैसे होते हैं, केमिकल्स के द्वारा इंड्यूस होते हैं। बहुत सारे केमिकल्स, जनरली बहुत मेथड्स हैं, लेकिन जनरली जो है वो क्या किया जाता है, केमिकल्स के द्वारा इसको इंड्यूस किया जाता है। तो क्या बनते हैं, दे आर इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स, इंड्यूस्ड through the application of growth hormone। और याद कीजिए कौन सा ग्रोथ हार्मोन था जो कि पार्थिनोकार्पिक में हेल्प करता है, आपके 11th क्लास में दे रखा है प्लांट ग्रोथ हार्मोन में। ऑक्सिन्स आर दी हेल्प इन पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन हेल्प इन पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो। ठीक है, ऑक्सिन जो है वो कार्पी में हेल्प करता है, कौन से में, टोमेटो में, याद रखिएगा। ठीक है, जनरली सीडलेस फ्रूट्स ऑब्टेन्ड। जनरली हमें कैसे फ्रूट मिलते हैं, सीडलेस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जो आपके 12th में दे रखा है वो दे रखा है बनाना। ठीक है, टोमेटो आपके 11th में दे रखा है। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे बनाए जा रहे हैं बेटा जो कि सीडलेस हैं, जैसे कि हमारा वाटरमेलन है, पंपकिन है, ये सारे जो है सीडलेस बनाए जाते हैं ताकि इनको अंदर एडिबल पार्ट ज्यादा हो। ठीक है, समझ में आ गई है। ये अब हमारा फ्रूट के बारे में था। अब मैं बात करता हूं, हमारा पार्ट है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपो का क्या मतलब है, एपो का ग्रीक वर्ड है बेटा, ये ग्रीक वर्ड एपो मीन विदाउट, और मिक्सिस मीन, मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग। द सीड डेवलप विदाउट द फर्टिलाइजेशन, विदाउट मियोसिस, विदाउट सिंगेमी। ऐसा सीड जो कैसे बना हुआ है, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना मियोसिस के, बिना सिंगेमी के फॉर्म हुआ है। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, विदाउट मियोसिस और सिंगेमी, विदाउट सिंगेमी।
सिनगेमी कहाँ होती थी? सिनगेमी से क्या बनता था? जाइगोट, जाइगोट से आगे जाकर के एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से आगे जाकर के सीड। तो ऐसा सीड जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, और ये कौन से स्पीसीज में मेनली मिलते हैं? एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसियाई, एस्टेरेसियाई फैमिली एंड ग्रासेस। इनकी जो फैमिली है, इन फैमिलीज के अंदर, इनकी स्पीसीज के अंदर क्या मिलते हैं? एपोमिक्सिस मिलते हैं। ठीक है बेटा, ये किसके द्वारा कैसे हो सकती है? इसके कई मेथड है जो आपको, ठीक है, ये टाइप क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, रिप्रोडक्शन बट मिमिक्स दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिमिक्री करती है किसकी? है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन मिमिक्री करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, और ये कहां पर देखने को मिली है? सिट्रस के अंदर एंड मैंगो। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये भी काफी टाइप के हो सकते हैं, इसके अंदर काफी तरीके हैं एपोमिक्सिस के लिए, लेकिन जो आपको याद रखना है, सिर्फ इसका फायदा याद रखना है। फायदा कहां दिया गया है? लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है। हाइब्रिड सीड्स के बारे में बात करके वहां पर दिया गया है हाइब्रिड सीड्स। एक्चुअली में हाइब्रिड सीड क्या है? हाइब्रिडाइजेशन से बनाया गया है। ठीक है, किसी प्लांट का अच्छा गुण और दूसरे प्लांट का अच्छा गुण, उनको मिक्स करके क्या बनाया गया है? हाइब्रिड प्लांट बनाया गया है। लेकिन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन से एक तो कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो जाती है। फार्मर्स को हर साल क्या करना पड़ता है? अगर हाइब्रिड सीड खरीदना है तो हर साल उसको कॉस्टली सीड खरीदना पड़ता है, क्योंकि दोबारा से क्या हो जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, और जो हाइब्रिड सीड के गुण है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। आगे के आगे जनरेशंस में फिर दूसरे प्लांट्स के गुण आ जाते हैं। तो सेग्रीगेशन ना हो, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स ना हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसी हाइब्रिड प्लांट के अंदर जो फर्स्ट हमारी जनरेशन है, उसी के अंदर क्या किया जाता है? एपोमिक्सिस के द्वारा सीड्स को डेवलप किया जाता है, और जिससे कि नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, सेग्रीगेशन ना हो कैरेक्टर्स की, जनरल वही जेनेटिक मेकअप चलता रहे, तो एपोमिक्सिस हेल्प करती है। ठीक है, तो हेल्प इन नो सेग्रीगेशन of characters in the hybrid seeds ठीक है, बाय द एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस ये क्या करता है? सेग्रीगेशन नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? एक्चुअली में क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से क्या होता है बेटा? क्लोनिंग होती है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता। ये चीज आप पढ़ चुके हैं, समझ में आ गई है। अब हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बाकी है, दैट इज कॉल्ड दी पॉलीएम्ब्रायनी। पॉलीएम्ब्रायनी क्या होती है? सबसे पहले ये किसने देखी थी? सबसे पहले पॉलीएम्ब्रायनी फर्स्ट observed by the scientist, इजी है याद करना, ठीक है, एंटन वॉन लीवनहुक। एंटन वॉन लीवनहुक, ठीक है, जिसने की लाइव सेल देखी थी, सबसे पहले जिंदा सेल देखी थी। एंटन वॉन लीवनहुक in 1719 in the citrus plant, in the oranges seed। ठीक है, सबसे पहले क्या किस में देखी थी? ऑरेंज के सीड्स में इसने क्या देखी थी? पॉलीएम्ब्रायनी। A single seed have
मैनी एम्ब्रायोज। एक सिंगल सीड के अंदर पॉली एम्ब्रायोनी क्या है? ए सिंगल सीड हैव मैनी एम्ब्रायोज। ठीक है, बहुत सारे सीड्स के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे एम्ब्रायोज प्रेजेंट होते हैं। वो किसी भी वजह से हो सकते हैं। क्या कई बार क्या होता है, जो एंटीपोडल सेल्स हैं वो फर्टिलाइज हो जाए, वो एम्ब्रायो बन जाए। जो सिनर्जिड सेल्स हैं वो बन जाए। न्यूक्लियस सेल्स हैं और सॉरी न्यूसेलस सेल्स हैं, वो भी फर्टिलाइज होकर के क्या बना देती है, या डायरेक्ट डेवलपमेंट करके क्या कर देती हैं? एम्ब्रायोज बना देती हैं। ठीक है, तो एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रायो मिलना क्या कहलाता है? पॉली एम्ब्रायोनी कहलाता है। समझ में आ गया है? इसमें मेरे ख्याल से कोई किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है बेटा। इस चैप्टर के अंदर आपको हर क्वेश्चन बनना चाहिए। एनसीईआरटी हमने कहीं पर भी नहीं छोड़ी है, सारे के सारे पॉइंट्स को क्लियर किया है। कुछ जो एक्स्ट्रा है उनको भी यहां पर क्लियर किया गया है, चैप्टर्स को रिलेट किया गया है, ताकि कहीं से भी रिलेट करके कोई टॉपिक आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सके। इसके PYQs करके देखिएगा, सभी हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।